हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अभिज्ञान विजन में। मैंने आपके लिए बायोलॉजी की क्लासेस प्रारंभ की थी। उसमें हमने जो पहला चैप्टर अपना उठाया था वो था रक्त या मानव रक्त, जिसमें हम पूरा रक्त का संगठन, उसके कार्य देख चुके थे। उसके बाद हमने आरबीसी पर पूरी चर्चा कर ली थी। जिसने भी वो वीडियो नहीं देखा है, आप लोग से जाके हमारे चैनल पर देख सकते हैं और आपको बिल्कुल पसंद आएगा। और उसे पढ़ने के बाद उस रक्त से बनने वाले कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में उससे आउट नहीं जाएंगे। हमने आरबीसी पर बात कर रहे थे, रेड ब्लड सेल जो अपनी ब्लड था उसमें थोड़ा समझ सकते हैं। ब्लड जो था, ब्लड दो भाग में डिवाइड होता है। एक होता है प्लाज्मा जो 55 से 60% तक होता है। दूसरा था हमारा रुधिराणु जो 40 से अपने 45% के आसपास होते हैं। रुधिराणु जो है वो 3 भागों में बंटता है। जो रुधिराणु है, रुधिराणु ये आगे 3 भागों में बंटते हैं, जिन्हें हम एक को आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और तीसरे प्लेटलेट्स जिसमें हम आरबीसी की चर्चा पिछले वीडियो में डिटेल में कर चुके हैं। हम आरबीसी से अब देखते हैं आरबीसी जो है इससे कौन कौन सी समस्याएं, इसकी कमी से कौन सी बीमारी हो सकती है या क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। तो आरबीसी, अगर सबसे पहले आरबीसी या हीमोग्लोबिन, देखो आरबीसी में ही हीमोग्लोबिन पाया जाता है। आरबीसी या हीमोग्लोबिन की कमी से, आरबीसी या हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया या इसे रक्ताल्पता बोलते हैं, रक्ताल्पता नामक रोग हो जाता है। ठीक है, ये आरबीसी कमी से हो जाता है। ठीक है, इसके बाद एक रोग और है, सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया। इसमें जो सिकल है, सिकल जो होता है देखा जाए हंसियों को बोलते हैं। तो इसमें जो आरबीसी होती हैं ये इस टाइप की, वैसे आरबीसी का आकार उभयोत्तल होता है, जो हमने आपको बताया है उभयोत्तल होता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति इस रोग से पीड़ित हो जाता है, सिकल सेल एनीमिया से, तो उसकी आरबीसी का आकार कैसा हो जाता है? हंसिये का आकार को हो जाता है। तो क्वेश्चन पूछ लेते हैं, किस बीमारी में आरबीसी का आकार हंसिये का आकार का हो जाता है? सिकल सेल एनीमिया में हो जाता है। और यह एक आनुवांशिक रोग है। कैसा? यह एक आनुवांशिक रोग है, आनुवांशिक रोग है। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था, जो एक आरबीसी का एक आरबीसी है या हीमोग्लोबिन है, उसके साथ 4 अणु ऑक्सीजन के जुड़ जाते हैं जब वो उभयोत्तल अपने आकार में होती है। लेकिन जब वो एक हंसिये के आकार की हो जाती है तो वो अपने साथ ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाती है। इसलिए इस रोग में व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत हो जाती है और ऑक्सीजन की उसके पास बराबर आपूर्ति नहीं हो पाती है। ठीक है, आरबीसी से ही जुड़ा एक रोग और है जो देखा जाए उससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं और वो आरबीसी पर ही हमला करता है, इसलिए वहां उसे हम यहीं पे देख लेंगे। रोग का नाम है मलेरिया। मलेरिया, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं और इसके बारे में आपको जानते भी रहना चाहिए, क्योंकि आपके सामान्य जानकारी के लिए भी ये बहुत जरूरी है। मलेरिया, इसमें बुखार आता है। इसके लक्षण देखें तो लक्षण ठंड के साथ तेज बुखार, ठीक है। फिर उसके बाद आरबीसी की संख्या में कमी, अल्टरनेट आता है, मतलब एक दिन छोड़कर एक दिन बुखार जो है ये इसके जो है लक्षण है। ठीक है, ये इसके लक्षण है। अगर हम मलेरिया की बात करते हैं, मलेरिया के लक्षण के बाद देखें, इसका बाहर किसके द्वारा ये फैलाया जाता है, मतलब इसका जो परजीवी है
या जो होस्ट है इसका, वो किसके द्वारा एक जीव से दूसरे जीव में पहुंचता है, तो इसका वाहक पूछते हैं या कैरियर। जो इसका वाहक है वो है मादा एनाफेलिज, मादा एनाफेलिज, मादा एनाफेलिज मच्छर। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाए मलेरिया रोग जो परजीवी का वाहक कौन है, तो मादा एनाफिलीज मच्छर। ये सिर्फ फीमेल जो मच्छर होती है वही इसको फैलाती है। उसके बाद वाहक के बाद पूछें इसका परजीवी, परजीवी या कारक किसके कारण यह होता है, तो ये प्रोटोजोआ फैमिली होती है। किसके? प्रोटोजोआ के कारण होता है, प्रोटोजोआ। और इस फैमिली के 4 सदस्य होते हैं। 4 जो इसके सदस्य हैं वो अलग अलग टाइप के मलेरिया को फैलाते हैं। मलेरिया देखा जाए तो 4 प्रकार का होता है। मलेरिया कितने प्रकार का है ये, इसके अगर हम प्रकार देखें तो ये 4 प्रकार के होते हैं। जो इनके जो वाहक है या जो इसका परजीवी उसी के नाम पे इनके नाम है। पहला है प्लाज्मोडियम, इनके नाम में प्लाज्मोडियम लगा हुआ है, याद रखना। प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम मलेरी। सबसे ज्यादा टाइप का अगर मलेरिया जो फैलता है वो कौन सा है, प्लाज्मोडियम मलेरी। ठीक करीबन 65% के आसपास जो मलेरिया देखने को मिलता है यही टाइप का मिलता है, प्लाज्मोडियम मलेरी। ये थोड़ा कम गंभीर होता है। फिर उसके बाद दूसरा है प्लाज्मोडियम, दूसरा जो है प्लाज्मोडियम बाइवेक्स। नंबर 3 पे जो आता है वो अपना है प्लाज्मोडियम ओवल, प्लाज्मोडियम ओवल। और नंबर 4 पे है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, फैल्सीपेरम। सबसे ज्यादा जो खतरनाक अगर पूछा जाए मलेरिया में कौन से टाइप का मलेरिया सबसे खतरनाक है, तो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम सबसे खतरनाक टाइप का है। ये यहां तक कार्सिनोजन होता है, मतलब कैंसर कारक भी होता है। अगर कोई इससे बीमार है तो उसे कैंसर भी हो सकता है। आप नोट कर लीजिए। जो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम टाइप का मलेरिया है, अगर कोई इसके वाहक से पीड़ित, इसके परजीवी से पीड़ित है तो ये कार्सिनोजन होता है। कार्सिनोजन उन तत्वों उनको कहा जाता है जो कैंसर उत्पन्न कर सकते हैं, उन्हें हम कार्सिनोजन कहते हैं। जैसा कि अपना जो सिगरेट में जो तत्व है वो भी कार्सिनोजन होता है, तो ये कैंसर उत्पन्न कर सकता है। ये कौन सा है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। सबसे ज्यादा कौन सा मलेरिया फैलता है, प्लाज्मोडियम मलेरी। और सबसे ज्यादा खतरनाक होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। हम मलेरिया की बात कर रहे थे, अब हमने उसके लक्षण देख लिए, उसका वाहक देख लिया, परजीवी देख लिया, उसके प्रकार देख लिए। अब इससे प्रभावित अंग, ठीक, प्रभावित अंग की बात करेंगे। अगर हम सबसे पहले देखें, अगर क्वेश्चन पूछा जाए सबसे पहले मलेरिया का परजीवी किसे प्रभावित करता है, सबसे पहले मलेरिया परजीवी जो है वो परजीवी आरबीसी को प्रभावित करता है। ठीक, सबसे पहले ये किसे प्रभावित करता है, आरबीसी को। अगर पूछा जाए सबसे पहले किसे प्रभावित करता है, आरबीसी को। किंतु सबसे ज्यादा प्रभावित अंग क्या है, प्लीहा, इसे ही स्प्लीन या तिल्ली कहते हैं। एक ही नाम है, ठीक है, प्लीहा, स्प्लीन या तिल्ली, एक ही नाम है इसके। 3 नाम, मतलब एक ही अंग है जिसके 3 नाम है। इसे क्या कहते हैं, आरबीसी का या ब्लड का, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, प्लीहा स्प्लीन को। देखो जब जब ये परजीवी
आरबीसी पर अटैक करता है तो ये आरबीसी नष्ट होने लगती है। नष्ट होती है तो उनका काम क्या होगा, स्प्लीन में जाना, स्प्लीन में जाके वहां पे से कब्रिस्तान कहते हैं, वहां पे जाके खत्म होती है। लेकिन ये बहुत ज्यादा मात्रा में होती है तो स्प्लीन का साइज बढ़ जाता है, जिससे उसके अंग को, स्प्लीन को नुकसान पहुंचता है। तो मलेरिया से प्रभावित अंग कौन सा है, प्रभावित अंग तो तुम्हारा क्या हो गया, सबसे पहले आरबीसी प्रभावित होती है, किंतु सबसे ज्यादा प्रभावित अंग कौन सा है, तो तुम्हारा तिल्ली, प्लीहा या स्पिन है। इसमें जब मलेरिया रोग से कोई प्रभावित होता है तो उसकी क्या घट जाती है, उसकी आरबीसी घट जाती है। ठीक, उसके बाद अब अंग देख लिया हमने, मलेरिया के लक्षण देखे, वाहक देखा, परजीवी देखा, प्रकार देखा और प्रभावित अंग देखे। तो अब इसका इलाज देखते हैं। ठीक है, उपचार, अगर हम इसके उपचार की बात करें, उपचार कुनैन नामक दवा का प्रयोग होता है, कुनैन नामक दवा का प्रयोग। ठीक है, आप लोग नोट जरूर कर लीजिए, एक एक फैक्ट इंपॉर्टेंट है, 50 बार क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछे गए हैं। तो उपचार में क्या है, कुनैन नामक दवा का प्रयोग होता है। अब कुनैन ये है, ये कहां से मिलती है, ये सिनकोना नामक, जो सिनकोना कौन सा है, सिनकोना नामक वृक्ष की छाल से मिलती है। ठीक है, कुनैन नामक दवा का प्रयोग किसके उपचार में होता है, मलेरिया के उपचार में होता है। और यह कहां से, सिनकोना नामक वृक्ष के छाल से मिलती है। इंपॉर्टेंट है, 10वें बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग नोट कर लीजिए। हमने आरबीसी में, आरबीसी की जो डिटेल थी वो पहले ही कंप्लीट कर चुके थे, उसमें आगे हमने क्या पढ़ा है, मलेरिया। मलेरिया क्या होता है, उसके लक्षण पढ़े, किस वाहक के द्वारा फैलाया जाता है वो पढ़ा, परजीवी या कारक पढ़ा, उसके प्रकार पढ़े, उससे प्रभावित होने वाले अंग पढ़े और आखिरी में उसका उपचार पढ़ा। तो आप 1 मिनट नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। और जो स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले ले। और ये आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो रेलवे ग्रुप डी या एनटीपीसी कोई भी आप एग्जाम दे रहे हैं, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इन्हें नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं। ठीक है, अब हमने आरबीसी की जो चर्चा थी वो खत्म हो गया, उससे होने वाली जो कुछ बीमारियां भी हो जाती हैं उनकी भी हमने चर्चा कर ली। अब हम डब्ल्यूबीसी की चर्चा करेंगे। और जिसने भी इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है जरूर से जरूर देखें। आप लोग बस इसके 2 और जो तीसरा पार्ट जिसमें हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन और ब्लड ग्रुप के बारे में बताएंगे, देख लीजिए। आपको ब्लड से लेके कोई भी समस्या नहीं आएगी, कोई भी आप एग्जाम दे दीजिए, हर एग्जाम में आपके 100% क्वेश्चन फंसेंगे, ये हमारी गारंटी है आपसे। ये आरबीसी थी। अब हम डब्ल्यूबीसी की बात करते हैं। डब्ल्यूबीसी की अगर बात की जाए तो जो डब्ल्यूबीसी होती हैं, ये संख्या, इनकी संख्या कितनी होती है, सबसे पहले डब्ल्यूबीसी की संख्या 7000 से 11000 के बीच में वेरी करती है, कभी कम कभी ज्यादा। अगर आप वायरल इन्फेक्शन या किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से पीड़ित हैं तो आपकी संख्या ये डब्ल्यूबीसी की बढ़ जाएगी, नहीं तो नॉर्मली ये कम रहती है, 7 से 11000 के बीच में रहती है। कभी कहीं आपको 8000 मिल जाएगी, कहीं आपको 10000 मिल जाएगी, लेकिन इनके बीच में रहती है। तो डब्ल्यूबीसी की ये संख्या हो गई। आकार, डब्ल्यूबीसी का आकार अनियमित होता है, अनियमित होता है। तो डब्ल्यूबीसी का आकार अनियमित होता है। आप लोग इसी प्रकार नोट करते रहिए। आकार के बाद रंग की बात करें, रंग, इन्हें क्या कहते हैं, व्हाइट ब्लड सेल, श्वेत, मतलब इनमें कोई वर्णक नहीं होता, कोई वर्णक नहीं। जैसे उसमें हीमोग्लोबिन, हीम नामक वर्णक था, कोई वर्णक नहीं, वर्णक नहीं होता, कोई वर्णक नहीं होता, इसलिए रंगहीन, रंगहीन। इसलिए इन्हें, क्योंकि ये रंगहीन होती है या व्हाइट होती है, इसलिए इन्हें ल्यूकोसाइट भी कहते हैं, इन्हें ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। ठीक है, ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। आप ल्यूकोसाइट और लिम्फोसाइट को कंफ्यूज मत करना, लिम्फोसाइट एक इनका प्रकार और ल्यूकोसाइट इनका एक अन्य नाम है। ठीक है, रंग की बात हो गई, संख्या की बात कर ली हमने, आकार की बात कर ली, रंग की बात कर ली। अब हम इनके प्रकार देखते हैं। प्रकार, वैसे तो ये कई प्रकार की होती है, जो मुख्यतः जो हमारी देखी जाती है, मुख्यतः ये
5 प्रकार हम इनके देखते हैं। उसमें से इसियोनो, इसियोनो, फिर इसियोनो, फिर इसियोनो, फिर दूसरी वैसोफिल, तीसरी है न्यूट्रोफिल, नंबर 4 मोनोसाइट, मोनोसाइट, और नंबर 5 पे जो होती है लिम्फोसाइट। ये इनके 5 मुख्य प्रकार हैं। उसमें से ये जो 3 हैं, जब कभी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो इनकी संख्या बढ़ जाती है। याद रखना, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि इनका काम है, जो एसिनोफिल है, बेसोफिल्स है, न्यूट्रोफिल्स है, अगर कोई बैक्टीरिया आपके शरीर पे आक्रमण करता है तो ये संख्या में बढ़ के उसके खिलाफ आपको डिफेंस प्रदान करती है। इसे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बोला जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ठीक है, ये बैक्टीरिया से मदद करती है, अपने प्रतिरक्षा मजबूत करती हैं। तो जब कभी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो इनकी संख्या बढ़ जाती है। फिर मोनोसाइट, मोनोसाइट आकार में सबसे बड़ी, आकार में सबसे बड़ी। क्वेश्चन पूछा जाए WBC में किसका आकार सबसे बड़ा होता है, तो मोनोसाइट का आकार सबसे बड़ा होता है। ठीक है, लिम्फोसाइट की अगर हम बात करें तो जब वायरल इन्फेक्शन होता है, वायरल और बैक्टीरियल दोनों में बढ़ती हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में बढ़ जाती है। इन्फेक्शन में बढ़ जाती है, मतलब ये अपन को मेनली देखा जाए तो वायरल इन्फेक्शन होता है, उससे अपन को बचाती है लिम्फोसाइट। ठीक, अब WBC की अपने बात कर ली। WBC में देखो, एक यहां पे देख लेते हैं, पहले इसको ही देख लेते हैं। जो अपनी लिम्फोसाइट है, ये 2 प्रकार की होती है। लिम्फोसाइट कौन सी होती है? एक टी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, और बी लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट। और लिम्फोसाइट हमेशा क्या प्रतिरक्षी उत्पन्न करती हैं, एंटीबॉडीज जो एंटीजन होते हैं वो उत्पन्न करती हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है HIV वायरस किस कोशिका पर हमला करता है या किस रुधिराणु पर हमला करता है? तो HIV वायरस जो होता है, HIV वायरस, T4 लिम्फोसाइट पर हमला करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। तो क्वेश्चन पूछा जाए HIV या एड्स में कौन सी रुधिराणु प्रभावित होता है? T4 लिम्फोसाइट पर ये हमला करता है और उसे नष्ट कर देता है। जब मेन क्या होता है, HIV को अगर पूरा नाम देखें तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस मतलब मानव प्रतिरक्षा न्यूनता वायरस। ठीक है, जो इसका नाम है, तो ये क्या करता है, जो HIV वायरस है ये T4 लिम्फोसाइट, T4 लिम्फोसाइट में भी, T लिम्फोसाइट में भी एक टाइप होता है, T4 लिम्फोसाइट पे हमला करता है और उसे नष्ट कर देता है। जब व्यक्ति की प्रतिरक्षा ही समाप्त हो जाती है तो वो कोई भी रोग हो उससे पीड़ित होगा तो वो सही नहीं होता है। ठीक, अब HIV से जो पीड़ित होता है उसे होता क्या है? एड्स। इसे बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। क्या बोलते हैं? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम मतलब उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता लक्षण। ये एड्स का पूरा नाम है। जब कोई व्यक्ति HIV से पीड़ित होता है तो T4 लिम्फोसाइट पर हमला होता है, जिसकी वजह से व्यक्ति की क्या होती है,
प्रतिरक्षा कम हो जाती है, और उस स्थिति को हम क्या कहते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। यहाँ पे उसकी प्रतिरक्षा कम हो गई तो कोई छोटी से छोटी भी बीमारी होगी तो उसमें भी व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, ठीक है। और इसका परीक्षण जो होता है, एड्स का परीक्षण, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं, ये आपने 1 मिनट नोट कर लीजिए, इसे हटा के यहाँ पे आप आगे समझा देते हैं क्योंकि अपने बोर्ड पे पूरी जगह कवर हो चुकी है। आप लोग हमसे जुड़े रहिए, बस आपके लिए जो आपको हम बताएंगे उससे वहां से एक एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में फंस जाएगा, इसके आउट कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, तो अब आगे हम बताते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कोई व्यक्ति जो है वो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एड्स से अगर प्रभावित है तो इसकी जांच को क्या होता है, एलिसा परीक्षण, एलिसा परीक्षण। अगर क्वेश्चन पूछा जाए एड्स की जांच के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है, तो एलिसा परीक्षण किया जाता है। और जो HIV वायरस है, यह RNA वायरस है, RNA वायरस है जिसमें डबल स्टैंड होते हैं, जिसमें डबल स्टैंड मतलब द्विसूत्री, द्विसूत्री मतलब ऐसा होता है अगर ये इस टाइप की कुछ संरचना होती है इसकी, यहाँ पे इसके रिसेप्टर्स इस टाइप में लगे रहते हैं, ये इसके रिसेप्टर्स होते हैं, और इसके अंदर 2 RNA पड़े होते हैं। ये जो है बाहरी भाग जो है ये प्रोटीन का बना होता है, लिपोप्रोटीन होती है, प्रोटीन का बना होता है, और ये 2 द्विसूत्री ये क्या होता है, RNA होता है। तो इसमें डबल स्टैंड RNA होता है जो प्रोटीन के कवर से घिरा रहता है। ये जो प्रोटीन होती है ये विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है, या इस पे ये T4 लिम्फोसाइट से चिपक जाती है, उसके बाद RNA अपना रीएप्लिकेशन उसमें शुरू कर देता है और उसको नष्ट कर देता है, उसे प्रभावित कर देता है, ठीक है। ये अपना पूरा जो प्रोसेस था, जो होता है, जो समस्या होती है उसके बारे में। जो T4 लिम्फोसाइट है ये क्या होती है, ये हमको प्रतिरक्षा प्रदान करती है और ये उस प्रतिरक्षा को ही खत्म कर देता है, इसलिए इसे रोकना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, अगर WBC की संख्या बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, नॉर्मल है कोई दिक्कत नहीं है, ये नॉर्मल है तब तक सही है, लेकिन WBC की संख्या बहुत अधिक बढ़ जाने पर, WBC की संख्या बहुत अधिक बढ़ जाने पर ल्यूकीमिया हो जाता है, ल्यूकीमिया क्या हो जाता है, ल्यूकीमिया हो जाता है। इसी ल्यूकीमिया को हम ब्लड कैंसर के नाम से जानते हैं, क्या कहते हैं, ब्लड कैंसर। क्वेश्चन पूछा जा सकता है ब्लड कैंसर में किसकी संख्या बढ़ जाती है, तो WBC की संख्या ब्लड कैंसर में बढ़ जाती है। यहाँ पे अपने WBC में, हाँ WBC में केंद्रक पाया जाता है, एक बात और लिख लेना, WBC में केंद्रक उपस्थित होता है। जैसे हमने आपको RBC में बताया था वहां केंद्रक नहीं पाया जाता है, ऊंट और लांबा को अगर छोड़ दिया जाए तो वहां केंद्रक नहीं पाया जाता है। अब अपने WBC की यहाँ पे पूरी चर्चा समाप्त हो गई, प्लेटलेट्स रह गया, उसको हम और देख लेते हैं। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम क्या अपना ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है, और ब्लड ग्रुप पे चर्चा करेंगे और अपना इस प्रकार ब्लड का पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। आपको यहाँ से बस कुछ देर हमारे साथ जुड़े रहिए, उसके बाद ब्लड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके किसी भी एग्जाम में आउट नहीं होगा। अब हम प्लेटलेट्स की चर्चा करते हैं। प्लेटलेट्स की लगभग संख्या जो है, संख्या की बात करें, संख्या जो है लगभग 2.5 लाख होती है, ठीक है। तो कभी पूछा जाए प्लेटलेट्स की संख्या कितनी है, लगभग 2.5 लाख के आसपास जो ऑप्शन हो वो आप लगा सकते हैं। 2 लाख भी ऑप्शन दे सकता है, 3 लाख भी दे सकता है, लेकिन 2.5 लाख के आसपास जो होती है इनकी संख्या होती है। कार्य क्या है, रक्त का थक्का बनाने में सहायक, ठीक है, ये रक्त का थक्का बनाने में सहायक होती है। अब एक रोग होता है जिसे डेंगू बोलते हैं, डेंगू या डेंगू आप हम लोग बोलते हैं,
डेंगी या डेंगू, आम भाषा में इसे हम डेंगू बोलते हैं। डेंगू में प्लेटलेट्स की संख्या घट जाती है। क्वेश्चन पूछा जाता है किस रोग में प्लेटलेट्स की संख्या घट जाती है, तो डेंगू में प्लेटलेट्स की संख्या घट जाती है, घट जाती है। डेंगू जो है एक वायरस विषाणु जनित बीमारी है। डेंगू जो है यह डेंगू लिख देते हैं, ठीक है, आप लोग नोट कर लेना। डेंगू विषाणु जनित बीमारी है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं इनमें से कौन सी बीमारी विषाणु जनित है, तो डेंगू जो है विषाणु जनित बीमारी है। और इसका वाहक जो है एडीज मच्छर है। वाहक एडीज मच्छर, ठीक है, जिसका नाम अगर पूछा जाए जंतु वैज्ञानिक नाम जो होता है एडीज एजिप्टी है, ठीक है। इसका वाहक क्या है, एडीज मच्छर है, इसका नाम एडीज एजिप्टी है, ठीक है। और यह हमेशा स्वच्छ साफ पानी में रहता है। कैसे पानी में रहता है, इसका जो वाहक है यह साफ और ठहरे पानी में रहता है, ठहरे पानी में रहता है, ठीक है। और जो डेंगू है इससे ही पीत ज्वर या येलो फीवर के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो अपना यहाँ पे प्लेटलेट्स भी समाप्त होता है। संख्या लगभग 2.5 लाख है। कार्य रक्त का थक्का बनाने में सहायक है। डेंगू में प्लेटलेट्स की संख्या बहुत ज्यादा कम हो जाती है और ये एक विषाणु जनित बीमारी है और इसका वाहक जो है वो एडीज मच्छर है, ठीक है। आज के लिए हम आपका इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ग्रुप के बारे में पूरी चर्चा करेंगे। आरबीसी की चर्चा इससे पहले वाले में कर चुके हैं, रक्त के संगठन की चर्चा हुई है। आपको अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्त और सब्सक्राइब करवाएं। हम आपको पूरा कंटेंट यहाँ पे उपलब्ध कराएंगे। धन्यवाद।